चलिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। वेरी गुड इवनिंग राकेश राज, नवीन कुमार, गुड इवनिंग। क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। सही कथन को चुनना है। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। पहला का आंसर करेंगे सभी लोग। रखने में बनवे नहीं करता। चलिए बी है, बी ऑप्शन सभी लोग दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए सभी लोग लाइव आ गए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी होगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसका कथन नंबर ए सही है आपका, ये वाला सही है, बाकी गलत। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया है। कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। पूनम कुमारी प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। चलिए बढ़ाइए, आंसर करिए। मूल अधिकारों को संपत्ति के अधिकार से कब हटा लिया गया, कैमा संविधान संशोधन द्वारा। सभी का आंसर है, चलिए सी, इसका आंसर सही हो गया आपका सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। ओके, आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। पहला कथन ये है आपका। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। चौथा है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसमें से कौन कौन सा कथन सही है, यह आपको चुनना है। बताइए।
बी, रविशंकर बी। चलिए, इसमें से जो आपको सही कथन है वो चुनना है ना। तो आप जानते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह पीएम में निहित नहीं होती है, वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत हो गया और बाकी जो है तीनों कथन आपका सही है। आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन, टाइम ज्यादा हो गया है, आज जुड़ने में लोग देरी कर दिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची ऐसे सूची को कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इसमें से कौन सा है वह विषय जिसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? चलिए आंसर करेंगे, थोड़ा सा जल्दी आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर सही हो गया आपका दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। बाकी लोक व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी जो होता है, या फिर पुलिस व्यवस्था, कारागार या फिर जेल जिसको कहते हैं, ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऋग वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल में जो समाज था, लोगों का विश्वास था, उसमें व्यापक बदलाव आए थे। आपसे क्वेश्चन ये था कि ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल में आर्यों का जो लोकप्रिय देवता था उसका क्या नाम था? सी, नवीन कुमार डी। चलिए डी सही है, डी आंसर आपका सही है। इंद्र जो थे वो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? भारत का वह कौन से महान व्यक्ति हैं जिसको सबसे पहला विधि निर्माता माना जाता है? आंसर करेंगे सभी लोग। अभिनव कुमार डी। निम्न में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? चलिए मनु को, ये सही आंसर हो गया आपका मनु। मनु ने मनुस्मृति लिखा था जिसको पहला विधि ग्रंथ कहा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? एलिफेंटा की जो शैलाश्रय एक तरह का जो है एकाश्म मंदिर वहां पे बनाया हुआ है एक ही पत्थर को काट करके, तो यह जो है किसके द्वारा बनाया गया है? कौन से शासक के द्वारा? बताएंगे? दी एम पॉइंट, राष्ट्रकूटों को, अनिरुद्ध सिन्हा। डी, राष्ट्रकूटों को, नवीन कुमार डी। चलिए वेरी गुड, सही है आप लोगों का। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा का जो शैल को काट के बनाया गया था मंदिर, वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। ये आंसर आपका सही है। और अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आंसर करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? चलिए आंसर करेंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? सौरभ कुमार डी। चलिए सही आंसर आपका है ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था उनका नाम था ऋषभ देव।
और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए संस्थापक में ऋषभ देव आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अफगान शासक जो दिल्ली पर शासन किए थे उसमें सबसे पहले कौन बैठे थे गद्दी पर और सबसे बाद में कौन बैठे थे गद्दी पर, ये आपको करना है। चलिए करेंगे, आंसर करेंगे। द एम पॉइंट सी, राकेश कुमार बी। लोधी वंश की स्थापना अगर आपको याद होगा तो जरूर ये आंसर बनेगा। बहलोल लोधी ने किया था और इसका अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया आपका शी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह लोधी और इब्राहिम लोधी। ये आपका कालानुक्रम के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी का संबंध किससे था? आंसर हो जाएगा सबका आंसर आ गया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। इन्होंने किताब लिखी थी पातशाहनामा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, मुगल शासक का संबंध वस्तुतः किससे था, इसमें से बताना है। चुलबुल ए, सोनी कुमारी बी। आंसर करिए सही से, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत क्वेश्चन है। सी, ऋषिराज डी, संजीत पंडित सी। चलिए इसका सही आंसर है आपका चगताई तुर्क, ये है आपका मुगल शासक। और अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया था? किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पैबोश, ये बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के तहत लागू किया था, इसको समाप्त किसने किया था? मुगल शासक कौन था? चले बताएंगे। राकेश राजसी। चले सही है आपका शाहजहां, इसका सही आंसर हो गया शाहजहां, इसी ने समाप्त किया था, लागू किया था बलबन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? जवाहरलाल नेहरू का जीवनी किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू का जीवनी किसने लिखा था ये आपको बताना है। फ्रैंक मॉरिस, डॉम मॉरिस, लुई फिशर, वेब मिलर। आंसर करेंगे चुलबुले, वाह बहुत अच्छा जवाब है। फ्रैंक मॉरिस ने लिखा था जवाहरलाल नेहरू का जीवनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? आपको ये चार ऑप्शन में से उस व्यक्ति का नाम चुनना है जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अर्चना कुमारी सी, संजीत पंडित सी, चले इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था?
खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उस क्रम में किस व्यक्ति ने हाजी उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था? आंसर करेंगे। द पॉइंट, लाला लाजपत राय जी। अच्छा, उससे पहले वाला ऑप्शन का। लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन में भाग ले चुके हैं भाई। चलिए 15 का आंसर करेंगे। चलिए 15 का आंसर हो गया आपका, सही हो गया। शौकत अली। शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है अपनी पदवी हाजी उल मुल्क का त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है, दार उल उलूम की स्थापना किसने किया था? दार उल उलूम एक व्यवस्था था मुस्लिम शिक्षा के लिए, जिसमें विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा को मुस्लिम शिक्षा में शामिल किया गया था। किसके द्वारा? चलिए आंसर करेंगे। बी, संजीत पंडित। सी, मौलाना शिबली नुमानी। ये इसका सही जवाब है, मौलाना शिबली नुमानी। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। पहला है कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा और जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। चलिए, सारा घटना साल लगभग बराबर ही है, 1920-19 की कहानी है, लेकिन महीना का अंतर है। चलिए करेंगे, कालानुक्रम के अनुसार सजाएंगे इसको। रविशंकर ए, राकेश कुमार बी, गणेश कुमार बी। चलिए, इसका सही आंसर हो गया आपका सी हो गया, 3, 2, 1, 4। ये आपका सही आंसर हो गया। इसलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ। ये जो है आपका ये घटना सबसे पहले हुई थी। इसके बाद तुर्की वाला घटना है, ये भी 1920 का है। हाँ ये जो है तुर्की का घोषणा, ये जनवरी फरवरी में 1920 का था। इसके बाद आपका है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है ये अगस्त में हुई थी 1920 में ही। और सबसे अंत में हो गया आपको कलकत्ता का ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था, ये 1920 में ही हुआ था, लेकिन इसका महीना जो था वो सितंबर में था, इसलिए ये सितंबर 1920, इसलिए ये सबसे बाद में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? लिग्नाइट कोयला जो है वो कोयला का निम्न किस्म होता है, निम्न कोटि होता है। यह सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है। अगला क्वेश्चन है, आपको ये मिलाना है, सूची को मिलाना है। ये सब खनिज प्राप्त करने के जगह हैं और ये राज्य है, कौन कहाँ है इसको मिलाना है।
वाह, सी, चुलबुल डी। जल्दी मिलाइए। चलिए, इसमें तो सबसे पहले दिख रहा है आपका क्षेत्रीय जो है ये तांबा के लिए है और ये राजस्थान में है। और डी का 3 हमको लगता है कि एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, इसलिए आंसर हमारा हो गया ए। अब आप देख लीजिए, चंद्रपुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। हासन कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। और खम्मान हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? सोया प्रदेश किसको कहते हैं? जल्दी करिए। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? नैन्सी कर्ण सी। चलिए, इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा ना, सोया प्रदेश। सबसे ज्यादा सोयाबीन का खेती मध्य प्रदेश में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? जल्दी से आंसर करिएगा, ये आज पढ़ाए भी हैं। पश्चिम की ओर जो बहती है। वाह, गणेश कुमार बी, ऋषिराज बी, और कौन है? पारस बाबू डी। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा का नाम आएगा। नर्मदा सही जवाब होगा, नर्मदा और ताप्ती। और अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन है? भारत का वह 2 राज्य का नाम बताइए जहां ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। वीरेंद्र कुमार बी। चलिए ठीक है, बी सही है आपका। झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत आपको मिलाना है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? पहले आंसर करिए। मुकेश कुमार डी, ऋषिराज बी। चलिए, इसका आंसर मिजोरम सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के हिसाब से, 1% के हिसाब से मिजोरम में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्न में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे नया पर्वत आपको चुनना है। सबसे नया पर्वत, वीरेंद्र कुमार सिंह, सबसे नया पर्वत चुनना है। नैन्सी कर्ण भी। देखिए, सबसे पुराना पर्वत जो है वो है अरावली, और सबसे नया पर्वत है वो है हिमालय। तो इसमें हिमालय की कौन सी श्रेणी आपको दिख रही है? शिवालिक। शिवालिक आंसर हो जाएगा आपका। सबसे नवीन पर्वत इसमें शिवालिक हो जाएगा, जो कि हिमालय की एक दक्षिणी श्रेणी है। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न देशों में से यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कौन सा देश है जिसको यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? सौरभ कुमार सी, मुकेश कुमार बी। चलिए, सही है बी। बी आंसर आपका सही है, कनाडा। कनाडा में यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गर्म सागरीय धारा कौन सा है? वह महासागरीय गर्म जलधारा को चुनना है जो इसमें दिया हुआ है। जल चलिए बोलिए, आंसर करिए। ऋषिराज बी। 22 का आंसर करेंगे। 22 का आंसर करिए। ऋषिराज बी। 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 22 का आ
चलिए, अनुराधा सिन्हा सी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर हो गया आपको, इसका सही आंसर हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये आपको गर्म सागरीय धारा है, जबकि बेंगवाला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई और पीरू ये सब ठंडी जलधारा है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका की वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की वह कौन सी रेखा है, अफ्रीका की वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? राकेश कुमार ए। चलिए, इसका आंसर हो गया आपको लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी जो है ये आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो विषुवत को और लिम्पोपो मकर को। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? खनिज तेल का निर्यातक और आयातक दोनों कौन सा देश है जो निर्यात भी करता है और आयात भी करता है? जल्दी से आंसर करेंगे, वहाँ खपत भी ज़्यादा है। वेरी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग प्रदीप राम, जुड़िए। चलिए, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है और आयात भी करता है, वह देश कौन सा है? इसका आंसर हो गया यूएसए, अमेरिका, यूएसए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है, देख लीजिएगा। ये देश का नाम है और ये राजधानी का नाम है, इसको मिलाना है। सब लोग आंसर करेंगे? नैन्सी कर्ण सी। चलिए, इसका आंसर हो गया आपका 1, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा। केन्या की राजधानी जो है वो आपका नैरोबी हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी आपका विंडहोक हो जाएगा। और मोरक्को की राजधानी आपका रबात हो जाएगा। ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, लवण जो जल को अवशोषण करता है क्या कहलाता है? वह लवण जो जल को अवशोषण करता है क्या कहलाता है? वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे। वीरेंद्र कुमार ए, नैन्सी कर्ण सी। चलिए, इसका आंसर हो गया आपको, वह लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोफिलिक लवण। उसको हाइड्रोफिलिक लवण कहते हैं, जो जल का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बॉक्साइट, मेटालाइट या अयस्क? धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? प्रदीप राम सी, रविशंकर, थोड़ा बड़ा करें। ओके ओके। क्वेश्चन है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है?
चलिए आंसर करिए 31 का। चलिए इसका सही आंसर आपका हो गया अयस्क। धातु में प्रस्तर जो है ये अयस्कों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है, कौन से स्केल पे भूकंप को मापा जाता है? दिख रहा होगा शायद आपको। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए सही जवाब है पारस बाबू डी, नैन्सी कर्ण डी, सोनी कुमारी डी। चलिए वेरी गुड। रिएक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है और भूकंप मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वातावरण में अत्यधिक, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, सल्फर जिसमें मिला हुआ है वह गैस कौन सा है? हालांकि यहाँ पे आपको सब में एस दिख रहा है, आपको चुनना है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, जो ज्यादा हानिकारक है उसको चुनना है। चलिए मन्नू कर्ण डी, उसके बाद कौन है, रवीन परवीन, सौरभ कुमार बी। चलिए इसका सही आंसर हो गया आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है, इसमें से सही चुनना होगा आपको। कौन कौन सही है? प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, पहला। दूसरा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक है। तीसरा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। आंसर करिए। डी, 2 और 3 सही हैं। चुलबुल बी, 1 और 2 सही हैं। पारस बाबू ए। चलिए इसका सही आंसर आपका हो गया, प्रकाश जो है वह ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। बाकी ये दोनों सही है, तो आंसर हो गया आपका क्या, 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसको मिलाना है। ये आविष्कारक हैं, आविष्कारक हैं और ये वैज्ञानिक का नाम है, मिलाइए। नवीन कुमार डी। अरे मिल जाएगा, बहुत आसान है। नवीन कुमार डी। चलिए इसको मिलाते हैं। इसका सही आंसर हो गया आपका बी, ये आंसर आपका सही है ना। रदरफोर्ड का हो जाएगा एटम बम, और आपका अल्फ्रेड नोबेल का हो जाएगा आपका डायनामाइट, कार्टराइट जो है वो आपको पावर लूम, और ग्राहम बेल जो हो जाएगा वो टेलीफोन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? कल ही पढ़ाए हैं सर जी क्लास में, बताइए। चलिए बताइए। किसी वस्तु का फोकस जो है अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी?
चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनगिनत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन देखिए और करिए। ऑप्शन के हिसाब से आपको देना होगा आंसर। शशि बी, प्रदीप बी, चुलबुल बी, नंसी कर्ण सी, रविन परवीन बी, नवीन कुमार डी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। हालांकि इसमें निकेल भी होता है लेकिन इसकी मात्रा जो है कम होती है। चलिए आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनियम क्लोराइड का घोल है। अमोनियम क्लोराइड का घोल है अमोनियम क्लोराइड का घोल अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, क्रोमियम होता है या न्यूट्रल होता है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए अमोनियम क्लोराइड का घोल जो है ये क्या होता है? ए, ऋषिराज ए, एसिडिक। चलिए सही है, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, हल्का अम्लीय होता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? वातावरण में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? ऋषिराज बी, क्रिप्टन नहीं पाया जाता है। सौरभ ए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन। रेडॉन ये जो है आपको, ये जो नोबेल गैस है ये वातावरण में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? भारत का सबसे पहला तितली उद्यान कहाँ पर है? भारत का सबसे पहला तितली उद्यान कहाँ पर है? मनुकंडी। तितली उद्यान भारत का सबसे पहला कहाँ पर है? चलिए इसका सही आंसर आ गया आपका बनरघट्टा जैविक उद्यान। बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, यही है तितली उद्यान सबसे पहला। ओके अगला क्वेश्चन आपका, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लावस्टर संबद्ध होता है? सर जी एक दिन क्लास में पढ़ाए होंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, बताइएगा। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लावस्टर संबंधित होता है? पहले इसका आंसर हो गया क्रस्टेशियन वर्गीकरण। क्रस्टेशियन वर्गीकरण में जो है वो शरीर रचना का जो है उसमें उससे लावस्टर जो है वो संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा जोड़ा गलत है? बहुत आसान प्रश्न है। कौन सा जोड़ा गलत है? प्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ता, टैपवर्म सुअर, पोलियो बंदर। चलिए करिए, कौन सा गलत वाला चुनना है? प्रदीप राम ए, प्लेग चूहा से नहीं होता है, गलत वाला चुनना है, गलत वाला। चलिए इसका सही आंसर हो गया पोलियो बंदर। ये पोलियो बंदर, पोलियो का वाहक बंदर नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूथोपिया कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य को ज्यादा कुपोषण होने के कारण उसको भारत का यूथोपिया कहा जाता है? यहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, बच्चे ज्यादा यहाँ पे मरते हैं, इसी कारण से इसको भारत का यूथोपिया कहते हैं। कौन सा राज्य? चलिए सौरभ कुमार डी, भारत का यूथोपिया किस राज्य को कहते हैं? चलिए इसका आंसर आपका हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? क्रेडिट और मुद्रा, इसका नियंत्रण कौन करता है भारत में? चलिए आंसर करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। चलिए सही आंसर है। चलिए राम प्रकाश शी, राम, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में जो मुद्रा रिलीज किया जाता है या नोट जो छापा जाता है वो किस प्रणाली के तहत? आज़ादी से पहले जो है नोट जो छापे जाते थे वह स्वर्ण अनुपात के आधार पे, सोना के आधार पे, लेकिन आज़ादी के बाद जो आरबीआई अनुमति देती है नोटों के निर्गमन की, वो उसका आधार क्या है? आंसर करेंगे? चलिए इसका आंसर हो गया न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पे भारत में आरबीआई नोटों का निर्गमन करने का आदेश देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक की प्रोन्नति के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है? भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना जो की गई है, फ्री ट्रेड जोन्स, वो किसको बढ़ावा देने के लिए? आंसर करेंगे? वीरेंद्र कुमार बी। चलिए इसका सही आंसर है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा निर्यात उद्योग हो जाएगा इसका आंसर। निर्यात उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको बताना है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई। इसमें से आपको कौन गलत है ये चुनना है। चलिए बताइए। चुलबुल सी, ऋषिराज भी, गलत वाला चुनना है। ओके चलिए इसमें से जो गलत है आपका वो है आपका ये वाला। आरबीआई की स्थापना जो है ये 1949 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना जो है वो 5 अप्रैल 1935 को ही हो गई थी, ठीक है, 35। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, इसलिए ये वाला लाइन गलत है। स्थापना 35 में ही हो गई थी। बाकी ये
केंद्रीय बैंक है, सही है। यह केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। और यह देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 11 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर बताना है 2011 के अनुसार। जल्दी से करिए। नवीन कुमार डी। पुरुष साक्षरता दर 92%। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.14% है। ये आपका सही है। और ये क्वेश्चन जो आया है ये भी सेंसस से ही है। 2011 के सेंसस के अनुसार आपको बताना है साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2001 और 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें कितने प्रतिशत का अंतर हुआ साक्षरता में, ये बताना है आपको। चलिए सभी का आंसर क्या है? वीरेंद्र कुमार सी, नैन्सी कर्ण ए। चलिए इसका आंसर हो गया 9.21% का जो है ये वृद्धि हुआ 2001 की अपेक्षा 2011 के साक्षरता में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको करना है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको करना है। विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ या श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। ये सब प्रसिद्ध स्थल है जिसको सुमेलित करना है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर जानेंगे हम लोग, कौन सुमेलित नहीं है। सौरभ कुमार सिंह। चलिए इसका आंसर, एक सूचना है, आप लोग का टेस्ट जो है संडे को होगा 3 बजे से नए पैटर्न पे। जो लोग इच्छुक होंगे टेस्ट देने का बीपीएससी का, वो लोग आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। शाम में 3 बजे से टेस्ट चलेगा और 50 क्वेश्चन का जो है हम लोग का पर डे का जो ये चलता है सेशन, ये भी चलेगा कंटिन्यू। चलिए इसका आंसर सही हो गया आपका। गलत जो है ये है गलत आपका, क्योंकि श्रृंगवेरपुर जो है ये इलाहाबाद के आसपास में है, इलाहाबाद। और बाकी जो है विंध्याचल ये मिर्जापुर सही है, देवा शरीफ बाराबंकी सही है, हस्तिनापुर मेरठ ये सही है। ये वाला गलत था आपका। चलिए आज रखते हैं यहीं पर, यहीं तक। जय हिंद।